आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी घटना में गोली चलाते हुए एक वीडियो सामने आया है। जिस जगह ये वारदात हुई, इस घटना को अंजाम दिया गया, उसी जगह पर एक बुलेट का खोखा रोड पर नजर आया। पुलिस ने उस बुलेट के खोखे को अपने हिरासत में ले लिया है। ये रिपोर्ट अब आप देखने जा रहे हैं, नजर डालिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें से दो पक्षों में जब उपद्रव हो रहा था, पत्थरबाजी चली थी, उसमें से एक शख्स ने बुलेट चलाई थी और जिस जगह पर बुलेट चलाई थी मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। देखिए, इसी जगह पर जब घटना हो रही थी उसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर बुलेट चलाई थी। मैं वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, वीडियो के माध्यम से इसमें जब लड़ाई हो रही थी एक पक्ष में, तो देखिए दूसरे पक्ष वाले, एक पक्ष में यहाँ जब लड़ाई हो रही है तो दूसरे पक्ष वाले यहाँ आए और यहाँ पर वारदातें आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी भी काफ़ी की जा रही है, बोतलबाजी फेंकी जा रही है काफ़ी ज़्यादा। वहीं पर देखिए एक शख्स यहाँ आते हैं इस पर और यहाँ पर बंदूक चलाते, देखिए बुलेट चलाते, और यही वो जगह है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा। रिमाइंड से देखिए, ये वही दुकान है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर घटना की पूरी वारदात हो रही थी। ये देखिए, ये वही दुकान है। इसी जगह पर एक पक्ष ने बुलेट चलाई थी और इसी जगह पर यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले बुलेट मिली थी, जिसमें से आपका वीडियो भी हमने आपको दिखाया। उस बुलेट के वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया और पुलिस को तुरंत सूचना मिली तो पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। जाँच की जा रही है। अब इससे पता लगाया जाएगा जो ये बुलेट थी, ये लाइसेंस वाली गन थी या फिर विदाउट लाइसेंस के इस चीज़ को, गोलियां को चलाया गया था। कैमरामैन अनिल के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। जहां पर यह हिंसा हुई थी, अब वहां आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी हिमांशु दीक्षित के पास। ओवर टू यू हिमांशु। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। हनुमान जयंती के दिन एक बार फिर से दिल्ली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई और मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर यह हिंसा भड़का गई। आप पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और मैं जरा इस तरफ यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जो कुछ देर पहले मेरी सहयोगी ज्योत्सना ने एक तस्वीर दिखाई थी, एक वीडियो दिखाया था जहां पर फायरिंग की गई थी, गोलियां बरसाई गई थी। तो वो जगह मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। ये वो जगह है जहां पर कुछ देर पहले आपसे यहाँ पर फायरिंग करने का एक वीडियो जो सामने आया था, जहां फिरोजी कलर का कुर्ता पहने एक शख्स फायरिंग कर रहा था। ये उसी जगह पर फायरिंग की गई थी और यही वो जगह है जहांगीरपुरी में जहां पर हिंसा को भड़काने की एक कोशिश की गई थी। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, यहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कांच की बोतलें भी यहां पर फोड़ी गई थी। यही वो जगह है जहां पर गाली गलौज भी की गई और काफी ज्यादा हंगामा, उपद्रव करने की कोशिश की गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अभी तक 14 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, आरोपित बनाया गया है, पूछताछ भी यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये हिंसा भड़काने के पीछे साजिश कौन सी थी। ये आप पीछे देखेंगे वो जगह है जहाँ पर वो आप देख सकते हैं, उधर वो मस्जिद है और पीछे ही वो मंदिर है। बताया जा रहा है यहीं से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हालांकि पुलिस ने अब तक यहाँ पर कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। दंगा करने की साजिश क्या यहाँ पर सुनियोजित थी, हिंसा करने की साजिश क्या यहाँ पर सुनियोजित थी, इस पर बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन क्या इसमें पीएफआई का हाथ है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच चल रही है। लेकिन 2020 के दंगों की बात की जाए या फिर सीएए विरोध की बात की जाए, जो असलम और अंसार नाम के शख्स जिनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है वो भी उसमें शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, क्या पीएफआई का इसमें हाथ था? इस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल राष्ट्रवाद में हमारे साथ में मौजूद रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, किसने क्या बयान दिया। एक बार सुनिए, फिर बात करेंगे, बहस। इधर को आने लगे, अपने अपने लोग घरों में जाने लगे, तो इन्होंने मस्जिद वालों ने ही वहाँ पे मुसलमान के लोग जो खड़े थे उन्होंने पथराव चालू कर दिया। शराब की बोतलें, जो उनके कूड़े के ढेर होते हैं ना, बोरे बड़े बड़े, उन्हों के अंदर उन्होंने ढेर करके रख रखे थे और छतों पे से लेडीज़ों ने भी खूब पथराव किया। और ये गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी इनने। तो कुछ ऊपर से पत्थर आ रहे थे, कुछ सामने से आ रहे थे, कोई तलवार लेके था, कोई डंडे रोड थे। जिस वक्त ये आप पे बुलेट की इंजरी हुई उस वक्त आप कौन से ब्लॉक में थे? ना, वो कुशल चौक पे ही थे। जब बाद में आगे आ गए थे ना, कुशल चौक के ऊपर ही हुई थी। जो सामने सी ब्लॉक साइड से फायर हुए थे, 7-8 फायर हुए थे। छातों से भी पत्थर, बोतल सारे आ रहे थे सर। पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था।
जो सामने पब्लिक खड़े थे, जो शोर शराबा कर रहे थे, गाली दे रहा था, उसको पीछे से भी पत्थर आ रहा था सर। गाली तो दे ही रहे थे, बांग्ला भाषा में भी दे रहे थे, सीधी सी है, जिससे समझ में आ रहा था मुझे। क्या ये एक साजिश का हिस्सा था? कह सकते हैं सर, कह सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि एक साथ इतना आदमी मतलब इकट्ठा होना टाइम लगता है सर। अब आज जो है वो क्योंकि शांति हो गई तो इसलिए ये बेचैन है, और इनकी जो है वो मोदी बैशिंग की, सनक भारत बैशिंग की साजिश के हद तक पहुंचती है। अचानक तो नहीं, कुछ लोग इसके पीछे होते हैं, बैड इवल्स एंड बैड एलिमेंट्स, तो है तो प्लान ही, सीरीज टाइप जो चल रहा है। मुझे लगता है उनका ऐसी चीज़ों का जवाब वैसे ही देना चाहिए उन लोगों को, अदरवाइज उनको समझ में नहीं आएगा। हिमांशु के पास हम वापस जाएंगे, इस पर हम बहस करने जा रहे हैं राष्ट्रवाद में। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजीव बब्बर हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हाजिर खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आसिफ सोहेल राजनीतिक विश्लेषक हैं, एहतशाम हाशमी सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हाजिर साहब, मैं आपके पास आती हूँ। ये कौन लोग आपको लग रहे हैं जो हिंदू मुसलमान के बीच में बैठ चाहते हैं? क्या आपको यह साजिश नहीं लगती? एएसआई को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा एकदम से इतने लोग नहीं जुट सकते, असलहा उनके पास था, पहले से प्लानिंग की होगी, तभी तो इस तरह की घटना को अंजाम वो दे पाए हैं। देखिए मैडम, हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान में चल रहा है, कभी लिंचिंग, कभी राम के नाम पर हुड़दंगी हो रहे हैं, कभी हनुमान जी के नाम पर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहांगीरपुरी के अंदर जब जुलूस निकल चुका था एक बार, क्यों दोबारा दो जुलूस निकला? उसमें पुलिस को तफ्तीश करना चाहिए। फिर वो 1 राउंड कर गए, 2 राउंड कर गए, तीसरे राउंड में हंगामा हुआ। और हंगामा करने वाले कौन लोग हैं? मैं ये कहता हूँ, आप अगर अपनी धर्म की आस्था रखते हैं तो आप अपने धर्म के मंदिर पर जाइए, ना कि मस्जिदों पर जाके नाच करेंगे या वहाँ झंडा फहराएंगे या वहाँ गाली देंगे, वहाँ शराब की बोतलें डालेंगे। ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? साहब, आपने कर दी ना बांटने वाली बात। आचार्य विक्रमादित्य, शोभा यात्रा निकल रही है, कई सड़कों से निकली, ब्लॉक के तक ये शोभा यात्रा जानी थी, ब्लॉक सी में मस्जिद के पास जाकर इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया। तीसरे राउंड में हुआ मैडम, आप क्यों स्वागत नहीं करते? 2 बार स्वागत कर दिया। एक दूसरे के किसी आयोजन का नहीं, 2 बार स्वागत कर दिया। क्या बोल क्या रहे हैं हाजिर खान साहब? मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 बार 3 बार किया निकली मस्जिद के पास से। बात ये प्लानिंग कौन कर रहा है? अरे एहसान किया। अरे एहसान नहीं करा, आप अफरा तफरी क्यों करवाना चाहते हैं देश में? अरे भाई, प्रशासन से भी पूछताछ होना चाहिए कि एक बार किसी को परमिशन मिल सकती है कि बार बार आप निकाल के मस्जिद के ऊपर झंडे फहरा दिए, मस्जिद के ऊपर बोतल फेंक दी। ये सब तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आपको अगर नहीं नजर आ रही तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। जुर्म है, चाहे वो मुसलमान करे चाहे हिंदू करे। हमें देश में रहना है शांति के साथ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पर राजीव बब्बर जी, सुनिए विक्रमादित्य जी, आचार्य जी, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन राजीव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे ये बात मेरी है कि यहाँ पर क्या पीएफआई का एक अहम किरदार नजर नहीं आता है? क्योंकि हिंसा भड़काने की जो कोशिश बाकी जगह की गई, क्या महाराष्ट्र से यहाँ पर तार मिलते हुए नजर नहीं आते हैं? ये मेरा सवाल है यहाँ पर। राजीव जी, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत दुर्भाग्यवंश हुआ, नहीं होना चाहिए था। और पूरी जांच चल रही है और उस जांच में ये बात तय है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी अपनी नज़र रखी है अच्छे से, ये पूरा तय है कि जो भी दोषी है वो पकड़े भी जाएंगे और उनको सजा भी मिलेगी। और अभी तक की जो इंक्वायरी में समझ में आ रहा है, ये एक पैटर्न है जो चलता चला आ रहा है। जो पीछे जो दिल्ली में सीलमपुर में दंगे हुए, जिस तरीके से कुछ राजनीतिक लोगों ने भी शरारत करी, वो भी सामने आई है बात। तो वो तहकीकात होने के बाद ही उस पर कंक्लूजन करना चाहिए। उससे पहले मुझे लगता है कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि स्थिति चिंताजनक है। लोगों से हमारी अपील है कि वो किसी तरीके की र्यूमर्स में किसी नहीं, ये ठीक है, हिंसा भड़काने की यहाँ पर कोशिश की गई। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन हाजिर खान साहब एक बात बताइए, कई जगह से भड़काऊ बयान आते हैं, पीएफआई की तरफ से बात कर रहा हूँ,
महाराष्ट्र में बयान आए, ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सभी सेल्फ डिफेंस की बात सीख ले, इस तरह का बयान जारी किया जाता है, तो क्या ये हिंसा भड़काने के लिए, उकसाने के अंडर नहीं आता? बिल्कुल गलत बात है कि देश के अंदर हिंदू या भड़काए, मुसलमान भड़काए, कोई मुस्लिम लीडर भड़काए, कोई सियासी लीडर भड़काए। वो देश हित में नहीं है, देश के विरोध में। ये देश सारे लोगों का है, इस मुल्क की आज़ादी में सारों की हिस्सेदारी है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि वो मुसलमानों को निकाल कर किसी दूसरे मुल्क में भेज देंगे तो वो उनकी गलत फहमी होती है। ये देश सबका है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। यहाँ सब ने हिंदुस्तान में, इस मुल्क में आज़ादी में कुर्बानी दी है। हमारे 4-6 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं इस देश की आज़ादी को। हम हिंसा नहीं चाहते, हम देश में अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। हम देश में आपसे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुनाहगार को सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। लहू का रंग हल्का और गहरा हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं, मेरे आंसू तेरे आंसू। इंसानियत का कत्ल है, चाहे कोई करे। तो छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के बयान यहाँ पर दिए जाते हैं, तो क्या ये हिंसा भड़काते नहीं है? वो गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुओं की तरफ से हो, चाहे मुसलमान की हो, या कट्टरपंथियों की तरफ से हो, या मुसलमानों की तरफ से हो, सारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ना मीडिया की है, ना मेरी है, ना आपकी है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, लाइन ऑर्डर को सही दुरुस्त रखना, उन लोगों के खिलाफ जो देश में उन्वाद पैदा करना चाहते हैं, जो देश में एक हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है हाज़िर खान साहब, एक बार आचार्य विक्रमादित्य को सुन लेते हैं। हाँ बोलिए विक्रमादित्य जी, बोलिए। लोग छुप कर बैठे थे और उन्होंने जिस प्रकार का हमला किया, अब पुलिस वाले जो घायल हुए उनके बयान सुन लीजिए। वो साफ साफ दिखाते हैं कि वहां पर जो यात्रा जा रही थी गाली गलौज करने का, अरे पुलिस साथ चल रही है, कोई यात्रा में अपने साथ गोला बारूद बंदूक तलवार ये लेके नहीं चला। अरे सर, तमाम वीडियो हमारे पास है, हमारी जेब में रखी हुई है, जो तलवारें लिए चल रहे हैं, दिखा रहे हैं सारे। जब शुरू हुआ है, जब हमने देख रखी है, हमारे पास है तमाम विजुअल। सच दिखाओ देश के अंदर, सच। जो झूठ दिखा रहा है, जो गलत दिखा रहा है, वो गलत है। किसी मुजरिम की हिमायत करना, किसी कातिल की हिमायत करना बराबर की हिस्सेदारी है उसकी। आप किसी मुजरिम की हिमायत नहीं कीजिए। मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ एएसआई अरुण कुमार की, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ एएसआई अरुण कुमार की, जिन्होंने इस बात का बयान दिया कि अचानक से कांच की बोतलें फेंकी गई। ये कांच की बोतलें क्या पहले से रखी गई थी? अफ्तार का वक्त था, कांच की बोतलें कैसे इकट्ठी हो जाएंगी? अफ्तार का टाइम था 6:30 बजे, आपका जुलूस का टाइम था 2 बजे। आप एक बार निकल गए, 2 बार निकल गए, तीसरी बार। ये योजना किसने बनाई? इस पर पुलिस की प्रशासन की निगाह होनी चाहिए। इसका जवाब नहीं है क्या आपके पास? रोजे चल रहे हैं, रोजे पे तो सच बोल दो। रोजे में सच्ची बोलेंगे, हम तो हमेशा सच बोलेंगे, झूठ की हिमायत नहीं करेंगे, ना दंगा फैलवाएंगे, ना देश में अफरा तफरी कराएंगे। बयानबाजी कर रहे हो, मुझे सब इनकी सत्यता समझाइए। अभी आपने कार्यक्रम शुरू किया तो कार्यक्रम शुरू करते हुए अजान हुई थी, ये कितने नमाजी हैं साफ साफ दिखा दीजिए। अजान वहां हो रही है, यहाँ बैठ के टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, हाजिर खान जैसे तो लोग तथाकथित अरे वो अजान हो रही है, मस्जिद में बनाया जा रहा है उन लोगों को। मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ से जाके बात करूंगा नमाज, उससे अजान से क्या लेना देना? आप देश में भाईचारे की बात तो 2-3 कर दो, इस देश में एकता की बात करो। हाजिर खान मुझे मत बताओ क्या शैतान, जो दाढ़ी के रूप में शैतान बैठी रामों की बस्ती में राम देश आ रहा है, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा है। मुश्किलें जब आई हैं, दोनों को पुकारा है। राम भी हमारा, रहीम भी हमारा। आप तो कह दो एक बार एक बात भी ऐसी देश के सामने ऐसी बात रख तो दो। अरे देश के सामने मैं तो सत्य नहीं, ठीक है, लेकिन हाजिर खान साहब, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि यहाँ पर आप आपसी समरसता की बात करते हैं, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन जब विवादित बयान दिए जाते हैं जो लोगों हम को उसका भी विरोध करते हैं, यहीं से कर रहे हैं, आपके टीवी के माध्यम से कर रहे हैं। 130 करोड़ लोगों को बता रहे हैं, ये गलत है, ये बात थोड़ी सी गलत है, थोड़ा सा मान जाइए। अरे हम उसको गलत कह तो रहे, आसिफ सोहेल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। आपके लोग ही लाए ना बोतल। ठीक है, आसिफ सोहेल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आसिफ सोहेल साहब, हमने ये देखा कि जब दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, उसके बाद सीएए का विरोध हुआ था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम अब यहाँ पर शामिल हो रहा है, तो क्या ये नहीं माने कि यहाँ पर सुनियोजित एक कोशिश की गई थी? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा, ये दंगाई ना हिंदू थे ना मुसलमान थे। जो भगवा झंडा, लंगी तलवार और हाथ में तमंचे लेके घूरे, मैंने अभी वीडियो देखा है, मुझे अभी फोटो आई है, इसके अंदर क्लियरली आप भी देख सकते हो, हाथों में तमंचे है, गले में भगवा झंडा लेकर जा रहे हैं। तो ये हिंदू नहीं हो सकते। जो टोपी पहन के पत्थरबाजी हुई वो मुसलमान। ये सारा एक प्री प्लान प्रोग्राम जो सो सारे स्टेटों में संघ परिवार के तरफ से हुआ है,
लोगों को बांटने की कोशिश की गई। आप बोलिए जामा मस्जिद के अंदर घुसकर नहीं, एक मिनट आसिफ साहब एक बात आसिफ साहब मेरे को एक चीज बता दीजिए। आपने कहा कि संघ की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको दूसरा पक्ष नजर नहीं आ रहा क्या? सुनिए, दूसरा पक्ष आपको नजर नहीं आ रहा क्या इसमें? देखिए, ये मस्जिद और मंदिर पे हमला करने वाले को हिंदू और मुसलमान तो अभी आप एक साइड की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ की बात कीजिए ना। दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते। देखिए, अगर आप उनकी तारीफ ले रहे हैं तो आप वो संघ परिवार से हो सकते हैं। मैं भारतीय कोई संघ परिवार का नहीं हो सकता, भारतीय कोई हिंदू नहीं हो सकता, भारतीय कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तराजू में एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए ना, तराजू में एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। देखिए, आप तराजू पकड़ने वाले के हाथ ही खून के, तो तराजू एक ही तरफ ही झुकेगा ना। आप जिस तरफ झुके हुए उसी की बात कर रहे हैं। आप जामा मस्जिद के अंदर एक तरफ की बात नहीं हो गई है, झंडा लेकर घुस मुझे और मस्जिद के मीनारों पे। अच्छा, ये भड़काता कौन है? मुझे ये बताइए। कोई नहीं चाहता ना ये सब, कोई नहीं चाहता ना कि हिंसा भड़के। तो आप ये बताइए कि भड़काता कौन है? जो लोग यहाँ पर शांति से अमन से रहना चाहते हैं, उनके मन में नफरत के बीच कौन बोलता है? आप ये बताइए मुझे। सीधी बात कीजिए, सीधी बात कीजिए। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर लड़ाई हो, कोई नहीं चाहता हिंसा हो, फिर ये मन में नफरत के बीच कौन बुराई है? बताइए आप मुझे। भगवान राम जी और हनुमान जी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? ये सब अगर दंगा करना है तो खुला बोलकर दंगा करो, ना भगवान का नाम लेके, ना हनुमान जी का नाम नहीं, सुनिए, इस तरह का जिक्र मत कीजिए, इस तरह का जिक्र मत कीजिए, एक तरफा बात मत कीजिए। मुझे अगर आप आसिफ सोहेल अगर आप मुझे ये बता सकते हैं, आप क्या ये बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? मुझे ये बताइए कि नफरत के बीच कौन बुराई है? बोलिए। अरे बताइए, आप लोग आमंत्रित कर रहे हैं गुजरात दंगा करने के लिए। जो वहाँ पर बोलो आप अगर आप दंगा करके मारना चाह रहे हो तो खुलेआम बोलो। आप वही डायलॉग बोल रहे हैं यहाँ बैठ के, ये वही डायलॉग। अरे देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कोई नहीं चाहता कि ये हिंसा हो, तो फिर ये नफरत के बीच होता कौन है? इसका जवाब नहीं देंगे आप। ऑलरेडी कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है परवीन अवैसी को। कब तक खाओगे उनके नाम पे? कब तक खाओगे अकबरुद्दीन के नाम पे पैसा? कब तक खाओगे चैनलों पे डिबेट? कोर्ट ने थोड़ा होमवर्क कर लो। आप थोड़ा होमवर्क कर लो। आचार्य जी कब तक जिन्ना के नाम पे? अच्छा, कब तक जो अकबरुद्दीन अवैसी के नाम पे? आसिफ साहब एक मिनट सुनिए, बात सुनिए। आसिफ साहब बात सुनिए, समस्या का हल निकालेंगे या उलझाएंगे? ये बताइए, धागे को उलझाने में विश्वास रखते हैं, सुलझाने में विश्वास रखते हैं, सुलझाने में? देखिए, जब सबर का मादा खत्म हो जाएगा, धागा भी नहीं रहेगा। वो भी याद रख लिया। क्या नहीं मिल रहा आपको? आप हिंदुस्तान नहीं तो ये कहना क्या चाहते हैं आप? ये नहीं, इसका मतलब क्या, जरा बताइए। तो भारतीय जवाब नहीं, ये कहना क्या चाहते हैं आप कि जब सबर का खत्म हो जाएगा? वही बोल रहा हूँ ना, भारतीय साहब आप भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे माहौल अच्छा नहीं होगा। समझे आप? भारतीय वो धागा तोड़ देंगे। जो सांप्रदायिक धागा है उसे भारतीय को तोड़ना आता है। समझे? कब तक बांटोगे हिंदू मुसलमान को? कब तक बांटोगे? अच्छा, आप समझे ना, ये एक तरफा बात करना आपको बस शोभा नहीं देता है। खाली आप एक बात करते हैं, दोनों शोभा क्या देता है मुझे जानता हूँ मैं। आपसे सुनने की जरूरत नहीं, मुझे क्या शोभा देता है नहीं देता है। आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं, पहले वो बताओ। ये बताइए, तमंचे और तलवार कौन सी यात्रा क्या है? बताइए, ये मुझे बताइए कि तमंचे तलवार क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप तमंचे और तलवार। एहतेशाम हाशमी जी हमारे साथ में, एहतेशाम हाशमी जी भी हमारे साथ में है। सुनिए, हाशमी साहब भी हमारे साथ में, एहतेशाम हाशमी साहब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अरे एक मिनट, इन दोनों का ऑडियो शांत कराइए इनका। मुझे हाशमी साहब से बात करनी है, एहतेशाम हाशमी साहब से बात करनी है। हाशमी साहब एक बात बताइए, जब हमारे देश में हर कोई प्यार से रहना चाहता है, हर कोई सांप्रदायिक सौहार्द बनाना चाहता है, फिर ये नफरत के बीच कौन बोता है? आपको क्या लगता है? एहतेशाम हाशमी जी, आपसे सवाल है मेरा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से राजीव बब्बर की तरफ मैं जाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, एक बात समझ में नहीं आती है, जो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे आसिफ सोहेल साहब कि जब धागा ही नहीं रहेगा तो उलझने सुलझने कोई मायने नहीं रखती हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेवारी वाला स्टेटमेंट हमारे साथी दे रहे थे। और मैंने जैसे कहा कि जांच हो रही है,
और जांच में जो दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। मैंने नहीं कहा कि किसी एक पक्ष को सजा मिलनी चाहिए, पर वो तो जांच करके बैठे हैं। उन्होंने तो घोषणा ही कर दी अपने वक्तव्य में कि इसका जो एजेंडा है वो आरएसएस चला रही है। तो जब आदमी इस ग्रसित मानसिकता से डिबेट में आएगा तो वो कैसे कोई सार्थक डिबेट कर पाएगा? तो मुझे बहुत दुख है आपकी तो और बहुत बुरा लग रहा है माइंडसेट है ना, तो क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं आप? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैंने आप जो पढ़े लिखे, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी पहले अपनी जबान को, आपकी गुफ्तगू जो कर रहे हैं आपने डिस्टर्ब कर भी नहीं सकते आप। हाशमी साहब एक मिनट, हाशमी जी मुझे एक बात कहने दीजिए, हाशमी जी मुझे एक बात कहने दीजिए, हाशमी जी एक बात सुनिए मेरी, सुनिए हाशमी जी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि सभी को अधिकार है, सभी को कहना चाहिए, लेकिन जब किसी और शख्स की बात से बात की जा रही है तो आप यहाँ पर बीच में विवाद पैदा करते हैं। थोड़ा सब्र रखना सीखिए, और नहीं तो पानी है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठंडे हो जाएंगे। शांत बैठिए थोड़ा। हाशमी जी एक मिनट। अरे बब्बर साहब अपनी बात पूरी करें। लोग हमें ठंडा नहीं कर सकते, समझे? हमें खत्म करते करते नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म नहीं होंगे, हम यहीं रहेंगे, हम इस मुल्क में ही रहेंगे और फख्र से रहेंगे, और फख्र से हम अपने आप को भारतीय मुसलमान कहेंगे। हटा कौन रहा है? खत्म करने वालों की, हमें खत्म करने वालों की नस्ल खत्म हो जाएगी। आप अपनी तरफ से कुछ भी ख्याल मन में रख ले और उसका ठीकरा फिर हम पर फोड़ दें, समझे? आप हमें खत्म करने आप वालों की अपने मन नस्लें में खत्म कोई हो सभी जाएंगी। मुगालता पाल लें, आप अपने मन से कुछ भी सोच ले, कुछ भी समझ ले, और सब बाद में हम पर थोप दें। समझे? आप उठेगी आज आके कम्युनिटी को टारगेट करके बात कर रहे हो, अगर कोई जांच के घरे तो घर तोड़ दे रहे हो आप। एक कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को बोल रहे हैं गोली चलाए, अब तमंचे तलवारों को बताओ ना आप, क्यों नहीं बता रहे? हिम्मत नहीं है बताने की। कौन सी यात्रा में तमंचे तलवारें आ रहे हैं आजकल? मैं एक बात तो समझ गया सोहेल साहब, मैं एक बात तो समझ गया कि आप मुद्दे का समाधान तो चाहते नहीं है, मुद्दे को और उलझाना चाहते हैं। ये बात मैं सोहेल साहब समझ गया हूँ। एहतेशाम हाशमी जी के पास जाता हूँ, इनका ऑडियो कम कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ठीक है? एहतेशाम हाशमी जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। एहतेशाम हाशमी जी, सिलसिलेवार तरीके से ये सारी चीज़ें शुरू होती है। 10 तारीख के बाद से हमने देखा कि गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, खंबात हो, राजस्थान हो, हर जगह एक शुरुआत की गई, सुनियोजित इसे कहा गया है। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, कहीं इसके पीछे साजिश तो नहीं? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इसमें गहरी साजिश है, क्योंकि रामनवमी का त्यौहार हिंदुस्तान में काफी बरसों से, अरसों से, सदियों से मनाया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता है तो मुस्लिम लोग जुलूस का स्वागत करते हैं और उन्हें हार फूल माला पहनाते हैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है पावर में, तो ये सत्ता से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने विकास का कोई कार्य किया नहीं। तो इनको ये लगता है सत्ता में काबिज रहने का एक ही रास्ता बचा है कि हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पे लड़ाओ। इसलिए ये नए तरीके से रामनवमी सेलिब्रेट करने की शुरुआत कर चुके हैं। आप देखिए, तलवारों का यूज हो रहा है, तमंचों का यूज हो रहा है, बिना परमिशन के रैली उस रूट से निकाली जा रही है जहां की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन मौन है। रामनवमी की शोभा यात्रा में तमंचों का इस्तेमाल कब से होने लगा? नहीं, मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाशमी जी, रामनवमी की शोभा यात्रा में तमंचों का इस्तेमाल कब से होने लगा? कौन से वीडियो देख रहे हैं आप? जी, मैं वीडियो जो वो देख रहा हूँ जो शायद आप नहीं देख रहे हैं। आज यहाँ स्वामी जी बैठे हैं, इनसे भी बड़े मैं आदर के साथ कहना चाहूंगा, नहीं, हम तो देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। स्वामी जी वहाँ पे अगर खड़े होके कह देते हैं कि दंगे नहीं होंगे, तो वहाँ दंगे नहीं होते। हाशमी जी, हम देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत एक जिम्मेदार चैनल है, और इस जिम्मेदार चैनल पर अगर कोई ऐसी बात की जाएगी जो गलत है तो वहाँ पर मैं आपको रोकूंगा ना। मुझे ये बता दीजिए कि रामनवमी की शोभा यात्रा में भाई साहब ने सच्चाई बयान किया है। आप वीडियो देखिए, आप अगर अपने आंखों पे संघ का चश्मा, भगवा रंग का चश्मा चढ़ा लेंगे, कुछ देर पहले जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, शायद आपने वो देखा? आप स्वामी जी पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाया था, क्या आपने वो देखा? कि अगर स्वामी जी वहाँ पे खड़े होकर एक बार बच्चों को डांट देते तो क्या दंगा होता वहाँ पे? बताइए आप। गजब की इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वकील साहब, मुझे समझ में नहीं आती। नहीं, हिंसा की बात यहाँ की जाए। अच्छा ठीक है, जवाब सीधा स्वामी जी से लीजिए। करते हैं कोर्ट के अंदर, क्या कहानी बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती है। रामनवमी में और साथ साथ हनुमान जयंती में या भारत में किसी भी हिंदू धर्म के अंदर कोई हथियार लेके नहीं चलता। मुहर्रम पे चला जाता है हथियार लेकर, मुहर्रम पे चलते हैं लोग तलवार लेकर, मुहर्रम पे चलते हैं अलग अलग प्रकार के, और वहां होते हैं झगड़े।
और जबरदस्ती आप लोग इस देश के अंदर आज जो तलवार बना रहे हैं वो साफ साफ दिखाई देता है इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। मुहर्रम पे तो कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, बताइए आप मुहर्रम पे कहाँ झगड़ा हुआ? आपने एफआईआर रजिस्टर कराई है क्या? आपने कितने झगड़े मुहर्रम पे हुए, कितने एफआईआर रजिस्टर कराई आपने बताइए? मुहर्रम पे जितने झगड़े देश क्या पूरा विश्व जानता है उसको, पूरा विश्व जानता है आप लोगों की क्या क्या किस प्रकार की मंशा रहती है। हाशमी जी, और जो मंशा हाशमी जी एक बात बहुत गजब है आपकी, हाशमी जी एक बात बहुत गजब है आपकी, आप रामनवमी की यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर आपने ये कह दिया कि यहाँ पर हथियार लहराए जाते हैं, यहाँ पर तमंचे लहराए जाते हैं, लेकिन जब मुहर्रम की बात स्वामी जी ने की तब आपको उसमें कुछ गलत नजर आया। ये दो तरफा सोचने कि वो क्या हुआ वहाँ पर। स्वामी जी एक चीज मैं बोलूं आपसे हाथ जोड़ के, स्वामी जी एक चीज बोलूं आपसे हाथ जोड़ के, अगर आप जैसे स्वामी महोदय फिर से वहां जाते और बच्चों को डांट देते तो क्या दंगा होता? पर आप जैसे साधुओं ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो ये इसका खामियाजा तो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा ना। आज हिंदुस्तान जल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का भी हाथ है। एनआरसी में जितने शाहीन बाग के प्रोटेक्शन चल रहे थे, जहांगीरपुरी से बसें भर भर के वहां जा रही थी। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट जल्दी राजीव बब्बर जी से ले लेता हूँ। देखिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ में यहाँ पर अनुज भी मौजूद है और अनुज ग्राउंड जीरो पर लगातार कवरेज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हिंसा किस तरह से यहाँ पर भड़की और कैसे क्या माहौल रहा, हर एक बात यहाँ पर बताइए। अनुज हमारे साथ में। अनुज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, आप सुबह से यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि अब लोग समझे इस बात को कि हिंसा से कुछ समाधान नहीं होता, इस बात को समझना चाहिए। जी देखिए, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बाकायदा दोपहर के वक्त मीटिंग किया, उसके बाद लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, अमन कमेटी के तहत अमन कमेटी से मीटिंग चल रही है और लगातार लोगों को समझाने की कवायद की जा रही है कि लोग जो है समझदारी का परिचय दे। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो आरएएफ के जवानों के साथ लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, मार्च कर रही है और जो गलियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर इस पूरे इलाके की करें तो तमाम गलियां हैं, उन गलियों में बाकायदा पुलिस के जवान तैनात हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि बेवजह वो घरों से बाहर न निकले, क्योंकि अगर लोग बेवजह घरों से बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अफवाहें फैल रही हैं उसको बल मिलेगा और इसी वजह से दिल्ली पुलिस लगातार लोगों को कह रही है कि बेवजह बाहर न निकले, जब अगर ज़रूरी काम है तभी बाहर निकले। इतना ही नहीं, पुलिस लगातार इस मामले को लेकर न सिर्फ समझा रही है बल्कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी लगातार आगे बढ़ रही है। जैसा कि हमने दिखाया कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस को एक साजिश की बू भी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पत्थरबाजी हुए, जिस तरीके से यहाँ बोतलें फेंकी गई और दिल्ली पुलिस का जवान जो कि इसमें जख्मी हुआ था वो खुद ब खुद बता रहा है कि उसे लग रहा है कि हो सकता है ये किसी साजिश के तहत हुआ हो। हालांकि इस बात की जांच की जा रही है, 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में अब तक। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मैं यहाँ पर ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हाशमी साहब ने एक बात यहाँ पर कही जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहले सब कुछ शांति से होता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है तो सत्ता में कैसे बने रहें इसलिए यहाँ पर भड़काने का काम करती है। ये हाशमी साहब ने कहा है। बब्बर साहब इसका जवाब दीजिए। हाशमी साहब तो अपने मनगढ़ंत बात जब से आए कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी कितने दंगे हुए रिकॉर्ड में है, गुजरात में भाजपा की सरकार आने के बाद दंगे रुक गए, तो इनके पास तो कोई तथ्य नहीं है, तो बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमें आज जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पूरी जांच होने तक शांति बना के रखनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं हम सब लोग मिलके ये क्यों नहीं कह सकते कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। क्यों हम इस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं? क्यों हम कंक्लूसिव होके जा रहे हैं? क्या आप जांच एजेंसी है? क्या आप फाइनल अथॉरिटी है? क्या आप तय करेंगे कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है? जब मैं ये कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कि जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी धर्म का भी हो, तो फिर आप भी दिल बड़ा करके ये बात कहिए ना कि जांच तक रुकना चाहिए। आप कंक्लूसिव होके इस तरीके का जो कटाक्ष कर रहे हैं उससे वातावरण को खराब कर रहे हैं। इस जिम्मेवारी के साथ आप डिबेट में बैठना चाहिए कि आप जो बात यहाँ पर राजीव बब्बर जी ने कही वो कह पाएंगे आप? बड़ा दिल कीजिए, कहिए कि जो भी दोषी है एक तरफा बात मत कीजिए। देखिए, राजीव बब्बर जी ने जो बात कही है वही बात मैंने कही थी, पहले आपने सुनी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो वहाँ पर सबसे पहले हिंदू और मुसलमानों को शांति रखना चाहिए। वहाँ मिली जुली जहांगीरपुरी में आबादी है, हिंदू मुसलमान प्यार से रहते हैं। और अभी मैं एक लेडीज़ हिंदू का इंटरव्यू देख रहा था जो अंसार के फेवर में तमाम बातें कर रही थी, वो मैं नहीं कहना चाहता, वो और टीवी का मामला है। लेकिन हमारे मुल्क को अमन होगा,
हमारे मुल्क में सुकून होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। इसमें हिंदुओं का भी योगदान, मुसलमानों का भी योगदान, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे बब्बर साहब ने अच्छी बात कही है, उसकी तारीफ करेंगे, उसके समर्थन करेंगे कि आपको वेट करना चाहिए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। हाज़िर खान साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? मेरी बात मैं कह तो रहा हूँ, आप सुने। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि दूध का दूध, पानी का पानी, गलत को गलत सही, किसी मुजरिम को छोड़ा नहीं जाए, किसी मजलूम को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाए। दूसरी बात कि पाकीज़गी मजहब नीलाम कर रहा है, तू राम नाम का बस नाम बदनाम कर रहा है, सबसे बड़ा तुझे हम शैतान मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि शैतानियत मत करो, मस्जिद में इबादत करो, तुम अपने मंदिर में इबादत करो, किसी की मस्जिद पर चढ़ाई मत करो, किसी के मंदिर पर चढ़ाई मत करो। हरियाणा में एक दरगाह को तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति लगा दी गई। ये कौन सा फैला रहे हैं देश में? कौन लोग है इसके पीछे? क्यों नहीं जाया? सारे लोग चुप हैं, क्यों हैं? बब्बर साहब ये पूछिए, क्यों लोग कुछ चुप है? प्रशासन क्यों चुप है? आचार्य जी जवाब दीजिए। वो वीडियो आचार्य जी, ये क्यों आप र्यूमर्स फैला रहे हैं? कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हिसार में कोई तथ्य नहीं है आपके पास। हिसार में तथ्यों की वीडियो दिखा दूंगा, वीडियो मेरे पास। आप फिर अच्छी बात लगाते हिंदू कभी किसी के नहीं, गलत है। मेरा कहने का बब्बर साहब ये है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो देश की फिजा को खराब करें, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डाले और अपनी सत्ता की रोटियां हासिल करना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों पर लगाम कसाई जानी चाहिए। और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, न स्वामी जी की है, न मेरी है, न टीवी के एंकर साहब की है, आपकी पार्टी की और उन सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार चला रही है। आपकी जिम्मेदारी है। अभी जो है विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका का हमारे विदेश मंत्री के सामने कह के गए, आप उसको नहीं दिखा रहे, आपको शर्म नहीं आ रही? हम तो शर्म से झुक गए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री को जवाब नहीं थे। कौन सुन पाएगा आपको? ऐसे कौन सुन पाएगा आपको? हर जगह बहस करनी नहीं होती ना, कभी प्यार से भी बात करना सीखिए ना, कभी प्यार से भी बात होती है तो अच्छा लगता है। सर गलत बात की गलत कह रहे हैं, गलत को सही नहीं कहेंगे। आप ठीक बात करते करते गलत बात करने लगे। नहीं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। आप गलत उसको आंख दिखानी होगी। मैं भी वो जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद सीलमपुर में दंगा करा रहा था, तारिफ हुसैन, उसकी बात कर सकता हूँ। उसको भी गलत कहेंगे, अगर उसने दंगा कराया है तो उसे गलत कहेंगे। हम ये क्यों नहीं कहेंगे गलत? लेकिन आप मिलनी चाहिए, एक ऐसा सबक मिलना चाहिए, दोबारा दिल्ली में दंगा ना हो। बब्बर जी सच को कहने वाले आसिफ सोहेल भी हमारे साथ में है। आसिफ सोहेल भी हमारे साथ में है। की बात नहीं है। आसिफ सोहेल भी हमारे साथ में। एक मिनट, आसिफ सोहेल से मैं बात करना चाहता हूँ। मुजरिम को सुनिए, आसिफ सोहेल से मैं बात करना चाहता हूँ। मजलूम को बना दो मुजरिम, ये गलत है। बोलिए, ये गलत है, मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं आपकी बात से ठीक है हाजिर साहब, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए। सुनिए हाजिर साहब, कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए, कानून अपना काम कर रहा है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कितनी पुलिस है। मेरी जरा सी बात कह लेंगे अंकल साहब, तो बहुत कानून व्यवस्था पर भरोसा रखिए। ये देखिए, ये इतनी जो पुलिसकर्मी पीछे है ना, ये इतने जो पुलिसकर्मी पीछे, सब कानून व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखे हैं। ये देखिए, एक से एक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, सभी कानून व्यवस्था बनाए रखे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा सा कानून पर भरोसा रखिए। जो आप बोल रहे हैं किसी कसूरवार को यहाँ पर, है ना, ठीक है, ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। आप अगर इधर भी देखेंगे तो हर जगह कानून व्यवस्था यहाँ पर अपना काम कर रही है, पुलिस यहाँ पर अपना काम कर रहा है। लेकिन आप जो ये बोल रहे हैं कि किसी निर्दोष को दोषी यहाँ पर बना दिया जाएगा, तो ऐसे काम नहीं होता है। तथ्यों के हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है और यहाँ पर पुलिस वही करती नजर आ रही है। मुझे आसिफ सोहेल से एक सवाल पूछना है। आतंकवाद के नाम पे बंद करा इसी देश के संविधान ने, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी सुनिए, अभी जांच होने दीजिए, अभी जांच होने दीजिए ना, पूरी कार्रवाई की जाएगी, पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी रुक जाइए आसिफ सोहेल साहब, ठीक है। हाजिर खान साहब थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप पहले। अच्छा आसिफ सोहेल साहब, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर जितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, जो 14 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से ये खबर भी सामने आई है कि 2020 के जो दंगे हुए थे दिल्ली में और CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी वो शामिल थे। क्या यहाँ से कुछ कड़ियाँ जुड़ती नहीं है कि ये कोशिश देश के एक अलग हिस्से से की जाती है और वहां से कड़ियाँ जोड़ते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पहुंच जाती है और फिर वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच जाता है? देखिए, इसमें जो भी शामिल है, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा जाए सिटिंग जज से। और आप कहते हो NRC CA में, वो तो नाजायज तरीके से नाहक मासूमों को
कोर्ट के अंदर केसों में बुक करा गया है। कोर्ट ने भी कई लोगों को उसमें से रिलीज किया है। कहते हैं पुलिस की जो रोल थी इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट के सारे झूठे इल्जामात, देखिए एक प्रोपेगेंडा सारा एक दिमाग बनाकर बैठे हैं कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करे, उन्हीं को दंगाई बताए, उन्हीं को प्रोटेस्टर बताए, उन्हीं को स्टोन कलेक्टर बताए, जब दूसरी तरफ आप खुलेआम तलवार देख सकते हैं, तमंचे हाथ में देख सकते हैं, जामा मस्जिद बात बताइए, आसिफ सोहेल साहब दिल पे हाथ रखे। और ये सवाल मेरा हाजिर खान से भी है, ये सवाल मेरा हाजिर खान से भी है, ये सवाल मेरा आसिफ सोहेल साहब से भी है। आप सच्चाई मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन आसिफ सोहेल साहब, मैं नहीं चाहता ना कि आप यहाँ से गलत संदेश दें, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता ना कि आप यहाँ से गलत संदेश दें। हमेशा आप गलत संदेश सुनिए मेरी बात, हर बार एक ही चीज क्यों की जाती है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये क्यों कहते हैं आप? तमंचे लेकर, तलवार लेकर जामा मस्जिद में क्यों गए? मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं क्यों गए? जब पुलिस कहाँ थी? पुलिस क्या सो रही थी वहाँ पे? जब आप बोलते हैं कि दोनों लोगों की तरफ से कुछ लोग कसूरवार हैं, तो एक किसी को टारगेट करना कहाँ तक सही है? देखिए हिमांशु जी, मुजरिम है, कातिल है। हाथों में कातिल की हिमायत करने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना कत्ल करने वाला मुजरिम है। और मैं ये आपके माध्यम से देश के लोगों से कहूंगा कि किसी मुसलमान इस बात पर खुश हो कि किसी हिंदू का कत्ल कर दिया, या कोई हिंदू किस पर खुश हो किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया, तराजू के हिसाब से बात कीजिए। एक तरफा बात यहाँ पर नहीं होगी। राजीव बब्बर जी एक बात बता दीजिए, जो अभी कह रहे थे आसिफ सोहेल साहब, जो अभी कह रहे थे हाजिर खान साहब कि हमेशा मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, हमेशा मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, इस तरह के आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं। तलवारें लेकर क्यों जामा मस्जिद में गए? क्यों तमंचे लेकर जामा मस्जिद में गए? भगवा झंडे क्यों फेंके गए जामा मस्जिद में? पुलिस जब आंखें बंद करके बैठी थी, आप जो पुलिस की तारीफ कर रहे हैं ना, नहीं सुनिए, अगर ये आपकी बात है, आप कानूनी कार्रवाई करवाइए ना। कैसी बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं? यहाँ पर हमेशा एक तरफ का पीड़ित रहता है क्या? एक ही तरफ का अत्याचार? अरे ठीक है, राजीव बब्बर जी अपनी बात रखिए। राजीव बब्बर जी एक ही जगह ट्राई, राजीव बब्बर जी एक ही जगह टारगेट किया जाता है। पुलिस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पुलिस दंगाइयों के साथ मिलकर काम कर रही है पुलिस भी, समझे आप? सीलमपुर में जब दंगा हुआ, जो लोग अरेस्ट हुए, अच्छा अब आप पुलिस पर भी आरोप लगा दीजिए। क्या हद करते हैं आप लोग, हद करते हैं आप लोग, मतलब आप पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, आप हर किसी पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। सीलमपुर में जब दंगे हुए, उस पे जो FIR हुई उसको चेक कीजिए। जो अरेस्ट हुए क्या वो सभी धर्मों के नहीं हुए? चेक करिए। तो ये जो तथ्यों के बिना बात करनी, मैं फिर कह रहा हूं, दोषी का कोई धर्म नहीं, आतंकी का कोई धर्म नहीं, बोतल फेंकने वाले का कोई धर्म नहीं, गाड़ी को जलाने वाले का कोई धर्म नहीं। ये जब सामने आए तो इनको ठोको, मिलकर ठोको, इनकी समाज से इनको निकालो, सब ठीक हो जाए। चलिए, मुझे इफ्तार का वक्त हो रहा है, मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। राजनीति कर रही है, कभी हेल्दी डिबेट में बैठेंगे आपके साथ। और मैं आपको ये बताता हूँ, आसिफ भाई मेरी बात आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप यहाँ पर ये देखिए, एक तस्वीर मैं यहाँ पर जरूर दिखाना चाहता हूँ। एक तस्वीर में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, ये पुलिसकर्मी कल से यहाँ पर मौजूद है, घर नहीं गए हैं ये अपने यहाँ पर। भैया पुलिसकर्मी है, ये घर नहीं गए हैं, ये कल रात से कल शाम से यहाँ पर मौजूद हैं, और आप इनकी कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं, आप इनकी कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं। मैंने देख चुका हूं ना क्या काम करे, सुबह से लेके हैं, कल से यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर तक आप देखेंगे, यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, और आप उनकी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ मिले हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। अरे आप दंगाइयों को साथ दे रहे हो, आपको शर्म नहीं है कोई चीज की? आतंकवादी को साथ दे रहे हो आप, तमंचे लेकर, तलवारें लेके घूमने वालों को, आपको शर्म नहीं है क्या? नहीं आप मुझे बताइए, आपको शर्म है नहीं है आपको? ठीक है, मैं इस दौरान एक बड़ी खबर की बात करता हूँ। एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरोपित अंसार का आम आदमी पार्टी से सीधा संबंध है, ये आदेश गुप्ता की तरफ से कहा गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, आम आदमी पार्टी पर यह बड़ा आरोप लगाया है, और उनका कहना है कि अंसार जो आरोपित यहाँ पर बनाया गया है, उसका आम आदमी पार्टी से सीधा संबंध है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं, और ये कहा गया है आम आदमी पार्टी से सीधा संबंध है। जो 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और जिसमें हमले का मास्टरमाइंड अंसार भी शामिल है, और अंसार वही शख्स है जिसकी सबसे पहले यहाँ पर बहस हुई थी और मामला यहाँ पर भड़का था। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी
अध्यक्ष का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी से इनका सीधा संबंध है। अंसार का जो मास्टरमाइंड इस हिंसा को भड़काने में बताया जा रहा है, उसका सीधा संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी से। और ये आरोप लगाए हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से। राजीव बब्बर जी, क्या कहेंगे इस पर? ये जो सीलमपुर में भी हुआ तो भी आम आदमी पार्टी का जो रोल था बड़ा संदिग्ध था, और ये जो अभी जानकारी आई है ये सच में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और ये सच में दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ पर जो इल्जाम लगाने की बातें करते हैं वो खुद ही दंगा भड़का रहे हैं। ये सिद्ध होता चला जा रहा है, और अभी आने वाले समय में जब इसकी पूरी इंक्वायरी आएगी, बात आपके सामने पूरी आएगी, उसके बाद हम इस बात पे आगे बात करेंगे। इस समय मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर ऐसा है और जैसा साबित हो रहा है तो वो सच में बहुत दुर्भाग्यशाली है। कुछ ताकतें भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल से जल रही हैं, उनको तकलीफ है किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, सबको साथ लेकर सबको साथ न रखने के लिए इस तरीके की राजनीति मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। देश के लिए मौलाना नदीमुद्दीन, एक मिनट, मौलाना नदीमुद्दीन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, दिल्ली में हिंसा भड़काने की कोशिश यहां पर की गई, हालांकि अब शांति व्यवस्था बहाल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से कायम यहां पर कर दी गई है, लेकिन जो ये हिंसा भड़की है, आपको लगता है कि ये सुनियोजित है, पहले से साजिश रची गई थी? देखिए, मैं कहता हूं कि अभी राम नवमी पर शोभा यात्रा निकला या हनुमान जी के नाम पर यात्रा निकलना, ये स्लोगन लग क्यों रहे हैं, तांडव क्यों हो रहा है? ये पुलिस शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जब यात्रा निकलता है तो पुलिस की मौजूदगी में निकलता है, उसके बावजूद पथराव हो रहा है, क्यों स्लोगन लग रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जहाँ स्लोगन लग रहे हैं वो भी गलत है। इनकी कोर्ट में पेशी हो रही है, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधा दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर, और ये तस्वीरें आप देखिए, जितने भी आरोपी जिनको गिरफ्तार यहाँ पर किया गया था उनकी कोर्ट में इस वक्त पेशी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर आपको दे देगी, पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हमले का मास्टरमाइंड अंसार और असलम भी शामिल है, और अब इनकी रोहिणी कोर्ट में इनकी पेशी हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और ये एक बार फिर आपको बता दें कि 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था इस हिंसा को भड़काने के आरोप में, जिसमें फायरिंग भी की गई थी, आगजनी भी की गई थी, और काफी उपद्रव यहां पर मचाया गया था, तोड़फोड़ भी की गई थी, और इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अंसार मास्टरमाइंड था और असलम भी शामिल था। असलम जिसने फायरिंग की, और अंसार वही शख्स बताया जा रहा है जिससे कहासुनी हुई, और उसके बाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर पथराव होने लगे, यहाँ पर हिंसा होने लगी। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अदालत में इनको ले जाया जा रहा है। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे इन सभी आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया था, हिंसा के आरोपित, जो दिल्ली हिंसा के आरोपित बताए जा रहे थे, इन 14 लोगों को पहुंचाया गया है। गौरव हमारे सहयोगी रोहिणी कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, इस पूरे हंगामे के बाद पुलिस ने उनको घटनाक्रम से लेकर और देर रात तक कई गिरफ्तारियां की थी, और अब उन सभी आरोपियों को क्योंकि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, तो इन्हें रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखना ये होगा कि जो जानकारी है कि पुलिस जो है सबसे पहले आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी, ताकि उनसे पूछताछ करके इस पूरे हंगामे के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी हैं या जितने भी लोग हैं उन सभी को पकड़ा जा सके। साथ ही साथ जिन भी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं, उनकी भी बरामदगी की जा सके। साथ ही अन्य आरोपी जो फरार दिखाई दे रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, उनको भी दबिश डालकर पुलिस पकड़ने की कोशिश करेगी। तो ये पैरेलल कार्रवाई चलेगी, एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, दूसरी तरफ ये जो आरोपी हैं इनको भी कस्टडी में लेकर पुलिस पूछताछ करके ज्यादा से ज्यादा सच उगलवाने की कोशिश करेगी, जिससे पता लग सके कि हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा के दौरान आखिर जहांगीरपुरी में ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ, और ये जो आरोपी हैं इनको किसने कहा, ये पूरी क्या प्लानिंग थी, इन सारी चीजों पर नजर बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई आ रही है। कुछ ऐसे वीडियोस भी पुलिस को मिले हैं जिसमें कुछ आरोपी जो है वो हथियार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भी निशानदेही की जा रही है, दबिश की जा रही है। तमाम ऐसे लोग, उनके
परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है, जो कि जहांगीरपुरी के इलाकों में अगल बगल रहते हैं। और इसी दौरान जो आरोपियों के परिवार वाले हैं वो भी लगातार जो है वो थानों के चक्कर लगातार काट रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अब लगातार सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं जो घटना स्थल है वहां पर भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी हो या स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, वो सभी जो है वो लगातार इस पूरे माहौल पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते, मौलाना साहब अपनी बात पूरी कीजिए जो आप अभी कह रहे थे। इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? चलिए ठीक है, गौरव हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गौरव, ये हमने देखा कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करती नजर आ रही है और इस पर भी हम हर एक अपडेट सबसे पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दे रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत वो चैनल है जो सबसे पहले हर एक खबर आप तक पहुंचा रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे मैं कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ और ये तस्वीरें आप पीछे देखेंगे कि पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सभी आला अधिकारी पुलिस के जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और आप उस तरफ देखेंगे, अगर उस तरफ आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी जो बटालियन है यहाँ पर बुलाई गई है और जहाँ पर एक्स्ट्रा जो कहा जाता है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है कि माहौल बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। और ये तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सुरक्षा के कैसे चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको पुलिस भारी तादाद में यहाँ पर नजर आएगी और अतिरिक्त तैनाती यहाँ पर सुरक्षा बलों की गई है। आप इस तरफ देखेंगे तो सामने यहाँ पर पूरे आला अधिकारी मौजूद हैं और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद की गई हैं, तैनाती यहाँ पर की गई है और हर जगह इस वक्त आप यहाँ पर आपने देखा। और कुछ देर पहले हमारे सहयोगी पुलकित नागर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मस्जिद जहाँ पे बवाल हुआ था उसके ठीक बगल वाली घर पे हूँ, ये आप मस्जिद देख सकते हैं और मस्जिद के नीचे ठीक विवाद शुरू हुआ था और ये मस्जिद और मस्जिद के ठीक बगल वाला घर और अंसार को भी यहाँ का ही पीछे की गली का बताया जाता है। आप कहाँ अंसार को आपने देखा है क्या? नहीं, वो यहीं रहते हैं, यहीं घूम रहते हैं, यहीं काम करते हैं। जिस समय ये झगड़ा हो रहा था अंसार यहाँ पे मौजूद था? नहीं, असल में जब ये हुआ तब हम तो अफ्तार के तैयारी में थे, अफ्तार का वक्त था तो सब अंदर बैठे थे। लेकिन जब हमने देखा शोर सा कुछ मचा, बच्चों ने बताया अब भीड़ सी हो रही है। हाँ। तो बाहर को निकल के देखा तब तक जुलूस यहाँ से चौक की तरफ जा चुका था। हाँ। यहाँ पे इतना कुछ बवाल नहीं हुआ है, उनसे बातचीत। तो ये अंसार कौन सी आपके घर के आसपास रहते हैं या कहाँ रहते हैं? पीछे गली में रहते हैं। ये जब पीछे वाले जो घर देख रहा हूँ वो वाली गली? इससे पीछे वाले में, इससे पीछे वाली गली में रहते हैं। ईदगाह की साइड। तो क्या स्थानीय नेता टाइप के से व्यक्ति हैं या कौन है ये अंसार? क्योंकि इनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं शोभा यात्रा में जो भी बवाल हुआ उसे लेकर। नेता टाइप का तो नहीं है, वैसे यहीं पे काम वगैरह करता है ये, लेकिन नेता टाइप का तो नहीं है। नहीं तो मतलब इलाके में पहचान क्या है? पहचान है क्योंकि थोड़ा सा जो क्षेत्र के हिसाब से लोगों के काम वाम कराते रहते हैं तो उसके हिसाब से फेमस है। आम आदमी की तरह से नहीं, जैसे हम वहाँ पे वो फेमस है वहाँ यहाँ पे। हाँ। पहले भी कुछ इस तरीके के आरोप लगे हैं क्या? क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। नहीं, ये पक्का नहीं कह सकते, खैर हम इतना उसके बारे में जानते भी नहीं है। भाई ये है कि हम इतना मालूम है कि ये अंसार हैं, यहाँ पे काम करते हैं, यहीं पे दुकान वगैरह लगाते हैं। यहाँ किस चीज़ की दुकान लगाते हैं? ये कबाड़ की जो मार्केट है उसमें दुकान वगैरह भी लगाते हैं। किस चीज़ की दुकान? ये जो पुराने सामान वगैरह बेचने की। कबाड़ी की दुकान लगाते हैं? हाँ। अच्छा। और तो बस ऐसे ही है, काम करते हैं। इतना ज़्यादा उसके मामले का हमें पता भी नहीं है। जानते हैं कि ठीक ठाक आदमी है, सही है, बस वो उनसे भी उसका भी हमें पता नहीं है यहाँ बहस हुई या नहीं है। तब हम बाहर आए, जब तक तो जुलूस यहाँ से आगे जा चुका था चौक पे। चौक पर एकदम से भीड़ दोनों तरफ से इकट्ठा हुई है और आपस में वहाँ उनमें कुछ खास होनी हुई है, यहाँ जाकर के ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर अभी कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा दूँ और टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहता है। जहांगीरपुरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी तादाद में इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप पीछे देखेंगे सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, अतिरिक्त सुरक्षा बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। और आप और अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर महिला सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद आएंगे। और यहाँ पर जो अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है वो भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर तैनात किया गया है कि कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति होती है तो उन मुश्किल जो समस्या उनको दूर किया जा सके और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जा सके। ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अतिरिक्त
पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। हर जगह आपको भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल नजर आएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये वो जगह है जहाँ पर आम लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, और क्योंकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, हिंसा ना बढ़ के सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, इसीलिए जो यहाँ पर आम नागरिक हैं जो आसपास के यहाँ पर रहते हैं उनको इस जगह पर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ हाजी खान साहब हमारे साथ लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हाजी खान साहब, इन तस्वीरों को तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा, सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि किसी तरह की कहीं पर कोताही बरती गई है या फिर एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है? देखिए, जब जुलूस निकल रहा था, जुलूस एक बार सुबह निकल चुका था और प्रशासन इजाज़त देता है, टाइमिंग भी देता है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है क्योंकि माहौल ख़राब ना हो। लेकिन फिर दोबारा शाम में निकला, क्यों निकला और शाम में अफ्तार के वक्त, ये सब प्रशासन की तफ्तीश का मामला है। उसमें किसी पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मुजरिम कोई भी हो, चाहे वो किसी मज़हब का मानने वाला हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस कार्रवाई में अगर आप दो तरह का करोगे कि एक को कानून से बचाया जाए, एक को फंसाया जाए, तो ये अच्छा नहीं होगा, देश हित में भी और हमारे संविधान के हित में भी। हम उन मुजरिमों की किसी की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे वो पत्थर फेंकें, तलवार दिखाएं, किसी के झंडा फहराएं, किसी को गाली दें, ये सब मुजरिम हैं बराबर के, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं तो आपको लगता है कि ये भड़काते हैं जो PFI की तरफ से किया जाता है? नहीं, सिर्फ एक ही समुदाय की तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ से भी है ना। भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। एक मरतबा जब यात्रा निकल गई थी, PFI वाले नहीं है क्या? देखिए दोनों तरफ को आप देखिए, दोनों तरफ को कसूरवार ठहराइए तो समझ में आता है ना। अब एक लाइन अगर पकड़ लेते तो वो गलत होता है। एक लाइन को पकड़, दोनों तरफ की बात कर लीजिए आप। उनका पार्टी कार्यालय में सम्मान किया जाता है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश को? हाँ, तो क्या देना चाह रहे हैं? पार्टी कार्यालय में आप सम्मान कर रहे हैं, और दूसरा जो मुस्लिम महिलाओं का रेप करने की बात करता है उसका भी आप सम्मान करते हैं। और दूसरी चीज है कि जो भड़काऊ भाषण देते हैं तो वो जेल में पर कार्रवाई नहीं, उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया, तुरंत गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया ना तुरंत। अरे गांधी जी के कातिल को हमारे करने वाले को पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। महिमा मंडन तो किया जा रहा है ना। कौन भेज रहा है? मैं कह रहा हूँ जो स्लोगन लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं। मौलाना साहब सुनिए ना, मौलाना साहब यही तो बात कर रहा हूँ मैं कि क्या इस तरह के जो भाषण, चलिए मैं मध्य प्रदेश में नहीं मौलाना साहब क्या PFI विवाद भड़काऊ बयान देती है कि नहीं? हिमांशु जी, अनुराग ठाकुर कह रहा है गोली मारो साले में। अच्छा, मंत्री बनाया जा रहा है, देश का मंत्री बनाया जा रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन ये एक तस्वीर मैं यहाँ पर दिखा दूं, आप यहाँ पर देखिए किस तरह से जो DM है यहाँ पर वो भी पहुंचे हुए हैं, अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन तस्वीरों को देख के आप समझ जाएंगे कि उस जगह से आ रहे हैं जो कहा जाता है जहाँ पर हिंसा भड़की थी, जहाँ पर लोग पहुंचे थे, वहाँ पर ये पहुंचे हैं और लोगों को सुरक्षा की अनुभूति यहाँ पर कराई जा रही है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप परेशान मत होइए, कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा बनाए रखिए। और ये देखिए कि सारे अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त है